खिलाड़ी में खेल के स्किल की बात तो होती है, जो भी वो गेम खेला उसके स्किल की बात होती है, लेकिन उससे भी कुछ ज़रूरी बात होती है कि उस खिलाड़ी का निर्माण। School. Children love to enjoy that place. एक अभिभावक सबसे बेहतरीन टीचर होता है अपने बच्चों के लिए। स्कूल का कैरिकुलम होता है, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं कि वो बच्चे को संवेदनशील बनाती है। बच्चों को सामाजिक बनाना, समाज के लिए ढालना, ये सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है। माँ बाप का भी है, टीचर्स का भी है। स्कूल आपकी लाइफ है जो आपको डिफाइन करेगी इन फ्यूचर। एजुकेशन यानी शिक्षा जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया। Education makes child to think rationally. अभिभावकों के लिए पढ़ाई लिखाई सिर्फ बच्चे का रिजल्ट है कि वो 10वीं में इतने प्रतिशत नंबर लिया है, वो 12वीं में इतने प्रतिशत नंबर लिया है, हमारा जो है इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पोस्ट लग जाए। टीचर्स के लिए पढ़ाई लिखाई का जो समझदारी है उनकी, वो ये है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ले आए और बहुत अच्छे नंबरों से बच्चे पास हो जाएं। और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई क्या है, ये जानने की ना तो कभी अभिभावकों ने ज़रूरत समझी और ना ही कभी इस पे काम हुआ कि आखिर किसी बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई क्या है। नंबर तो हमने थोपे हैं उस पर ना कि यार तेरे को इतने प्रतिशत नंबर लाने, तुझे ये लाने, उसकी लर्निंग क्या है, इस चीज़ का बहुत अभाव है। बच्चों को सामाजिक बनाना, समाज के लिए ढालना, ये सबकी ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है। माँ बाप का भी है, टीचर्स का भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पढ़ाई का, अभी हमने कितना पढ़ाई का प्रेशर इनके अंदर डालना है। तो पढ़ाई मुझे लगता है कि इनको भी ये समझ है ही नहीं कि पढ़ाई है क्या। अभी इन्होंने मतलब अगर 3 साल से अगर हम बच्चों को डालते हैं और प्राइमरी स्तर पर बच्चा 10 या 11 साल का हो जाता है, तो इस उम्र में तो केवल ये मुझे लगता है कि अगर कहीं ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तो दोस्त बनाना जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे आपस में बातचीत करते करते बहस करने बैठते हैं और वो बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। उस टाइम ये भूल जाते हैं कि इससे थोड़ी देर पहले तक ये मेरा बहुत पक्का दोस्त था। गुब्बारे उड़ाती लाई, बच्चों को समूह में काम कराना, एक टीम भावना के साथ काम कराना, इनको आगे भविष्य के लिए तैयार करना, बस हम एक समझ दे सकते हैं अभी इस टाइम मुझे ये नहीं लगता कि किताबें जो इनके आगे रखी हैं ये केवल इनके मनोरंजन के लिए एक साधन हो सकती है कि कुछ कहानियाँ पढ़ लो, कुछ कविता पढ़ लो, कुछ छोटे मोटे शब्दों को जान लो, सीख लो, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन इतनी गहराई इनके अंदर नहीं आती कि जो हमने ये अपने बैग में इतना सारा भारीपन अपने कंधे में उठाते हुए हम चले आ रहे हैं, इसका हमारे लिए क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाह रहे हैं। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी मुझे लग रहा है 3 से 10 साल के बीच में बच्चा सबसे ज़्यादा परिवार के बीच में रहता है। इनका ग्रुप अभी इतना बड़ा भी नहीं होता कि ये बाहर जाएं। इनके आसपास के कुछ दोस्त होते हैं, स्कूल के कुछ दोस्त होते हैं, इनके पेरेंट्स होते हैं, इनके दोस्त। अगर कोई टीचर अच्छा है तो टीचर भी दोस्त बन सकता है, ऐसा नहीं है। टीचर भी दोस्त होता है जो इनको समझने की कोशिश करता है। हमारा सबसे पहला काम है बच्चों को समझना और उनकी समझ को बढ़ाना। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद बच्चा अपने आप ही अपनी शिक्षा को लेके उत्साहित भी रहेगा
और शिक्षा को लेके उसमें पूरा काम भी करेगा। तो भाई ये तो थी मेरे मन की बात। पपेट्री को हमने 2-3-4 साल हो गए, 5-1 साल हो गए, लगातार कुछ ना कुछ वर्कशॉप पपेट्री की करते रहते हैं। मास्टर जी, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बन समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मास्टर जी, मैं मास्टर बन के सबको सूतना चाहता हूँ। और गुड्डी तुम? मास्टर जी, मैं लर्निंग प्रोसेस को कैसे बच्चे एंजॉय करें, इस पे थोड़ा ध्यान देते हुए कोशिश की है कि 25 से 30 बच्चों की एक क्लासरूम होनी चाहिए प्राइमरी की, 25 बच्चों की। और उस क्लासरूम में क्लासरूम के संग संग हम इस बार क्लासरूम लाइब्रेरी पे भी काम करने की सोच रहे हैं कि एक क्लासरूम की अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी हो। साइन स्टार फैमिली से जुड़े हुए सभी पेरेंट्स, बच्चों और मैनेजमेंट के सभी साथियों, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा जन्म आपके स्कूल में हुआ। पपेट्री को जो है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार इन्होंने जो है ना अपने यहाँ कोई ट्रेडिशनल कोई आर्ट फॉर्म है और उस आर्ट फॉर्म में बच्चों को कठपुतली चलाना सिखा दिया, बच्चों को बड़ा मजा आया, हंसी खुशी हो गई और चले गए। मेरा नाम रामलाल है, मैं 63 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं ट्रेडिशनल पपेटियर फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मैंने 12 साल की उम्र में कठपुतली चलाई और मैं कभी भी एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ। तो पपेट्री सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने कठपुतलियों को चला करके जो है बच्चों को कोई कहानी सुनाई। तो ज़िंदगी का मतलब होना चाहिए कि हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा दुनिया है, इसकी चिंतन करें। तो अब राजा महाराजा कर सकता है चिंतन, जिनके पास पैसा हो, सरकार वो चिंतन कर सकती है, तो कलाकार क्या कर सकता है? तो कलाकार, कठपुतलियाँ जो है लोगों का मनोरंजन करती थी। तो कठपुतली कला जो है वो मुझे ये समझ में आया कि ये भारत की सबसे प्राचीन कला है और इसके माध्यम से ये हमारी बात को लोगों तक पहुंचा सकती है, जैसे किताब पहुंचाती है। जैसे अभी मुझे, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना आता है। पपेट्री के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो मतलब हैंड है, उसका जो आई है, उसका जो माइंड है, उसका एक कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। मतलब ये होता है कि सारे विषय हम कैसे एक साथ समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। गणित भी उतनी ही ज़रूरी है, साइंस भी उतना ही ज़रूरी है, आर्ट भी उतना ही ज़रूरी है और हमारा विज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है, सामाजिक ज्ञान उससे ज़्यादा ज़रूरी है, पर्यावरण और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब आप निर्जीव होके समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है। और इन सबको भी अगर आप किनारे छोड़ दें, अगर पपेट बच्चा चला रहा है तो वो फिर खुद नहीं बोलता, उसका वो पपेट बोलता है। और पेरेंट्स हमेशा आप एक सवाल सोचिए, मिसाइल मैन हमारे बहुत बड़े इंसान, मिसाइल मैन कौन है आपको पता चल गया होगा। वो इंसान मिसाइल बनाया, अब्दुल कलाम साहब ने बड़े बड़े प्रयोग किए, लेकिन वो सितार बजाते थे। इसका मतलब आर्ट, क्रिएटिविटी उतनी ही ज़रूरी है। तो जब उसका पपेट बोलता है तो उसका पपेट जो है, उसके भीतर जो बच्चे के भीतर जो शब्द हैं, वो शब्द निकल रहे होते हैं उसके आगे, और कहीं ना कहीं फिर उसके जो शब्दों की जो क्षमताएं हैं बोलने की, उसका हमें आकलन करने को मिलता है कि यार इस बच्चे के पास इतने सारे ढेरों शब्द हैं। नमस्कार, क्रिएटिविटी बढ़ाइए। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, एंड दे आर द प्रोग्राम्स टू फॉर एक्सप्लोरेशन, है ना, टू प्रोवाइड काइंड ऑफ अ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर द स्टूडेंट्स, और इसमें एंड टू डेवलप देयर कॉन्फिडेंस, है ना, एंड दे आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लर्निंग एज वेल। हम चार दीवारी के भीतर एक
टापू में रह रहे हैं और जिस टापू में जो 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 हमारी समझदारी है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट बच्चे ने जाना सोसाइटी में है, तो सोसाइटी तो वैसी ही है। मास्टर जी, मैं मास्टर मुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम बिना होमवर्क की टीचिंग नहीं कर सकते। मतलब कि हमें अपडेट रहना चाहिए। हम जो मतलब पुरानी मेथड से चीज़ें करेंगे तो नहीं चलेगा ना, कि नहीं बच्चों को मतलब खुद से करो करके नहीं चलेगा। हमें भी करना है, हमें भी सीखना है, उन्हें भी सीखना है, मिलके सीखना ही टीचिंग होती है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चे समुदाय में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बड़े लोगों से खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया में वो रहते हैं। चाइल्ड गोज लाफिंग एंड क्राइंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है कि इट्स लाइक अ प्रिजन। लेकिन आप इस प्रिजन को चेंज भी तो कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहां पर आप बच्चों को एक ऐसा पक्षी बना दो कि वो अपने पंखों को खोल करके उड़े। ये बड़े होके बनेगा मैथ्स का टीचर। Parents, first thing that I want to say that they have to come out from their biased thing, and they are the people who can, if they will, they can change the entire social order and entire whatever we are going through. रंगमंच को लेकर के देखो, प्रेम तो नहीं कहना चाहिए इसको। जितना मैं मतलब रंगमंच को महत्व देता हूँ उतना ही आर्ट की और तमाम तरीके की फॉर्म को भी वही महत्व देता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मतलब मेरे को लगती हैं कि ये रंगमंच से जो है हम थोड़ा सा कुछ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, वो यही है कि जब बच्चा स्टेज पे होता है तो वो दर्शकों को देखता है। ऐसा भी क्या रखा है? हालांकि कई लोग ये सोचते होंगे कि यार दर्शक बच्चे को देखने आए हैं, जबकि मैं इसको उल्टा सोचता हूँ कि वो दर्शकों को देखता है और वो दर्शकों को एनालिसिस करता है। उन दर्शकों में उसके माँ बाप भी हैं, उन दर्शकों में जो है उसके चाची ताऊ फूफा और उसकी एज से काफ़ी बड़े लोग हैं, और वो जब उनका एनालिसिस करने में लगता है तो वो एनालिसिस कहीं ना कहीं उसको एक मतलब एक शक्ति प्रदान करता है कि वो थोड़ा सा उसकी समझ डेवलप होती है। तो एक तो इस रूप में मैं इसको देखता हूँ। फिर सुर्ख लहू बहता देखा था सड़कों पर। एक बार फिर से जमहूरियत का माहौल उड़ाया गया, एक बार फिर से न भेदभाव की लाशें बिछाई गई। मैं बच्चों के साथ काम करता था पहले भी। तो जब पहले करते थे 2016 अराउंड 15-16 के टाइम पे, तो बच्चों के साथ थिएटर करते थे खाली प्ले करने के लिए। तो फिर समय के साथ चीज़ें बदली। हम अपना तो करते थे, फिर स्कूल ज्वाइन किया था इसलिए कि बच्चों के साथ थिएटर करूँगा कुछ प्लेस क्रिएट करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर जब ज्वाइन किया उसके बाद पता चला बहुत सारी चीज़ें कि थिएटर का मतलब सिर्फ एक्टिंग ना होकर बहुत अलग रूप में बच्चों के साथ काम करना है। वक्त है उग्र आंदोलन का। कैसे बच्चों के कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनको ये समझाना कि वो क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो जो भी चीज़ यहाँ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन पूछना खुद से ही, और एक क्रिएशन की भूख पैदा करना कि कुछ ना कुछ क्रिएट करो, कुछ ना कुछ क्रिएट करो।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाटक क्रिएट करो, बट कुछ ना कुछ क्रिएट करो, माना वो पेंटिंग बना रहे हैं, माना वो साइंस में कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि मतलब मेरा बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ पे सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना सीखे, ईमानदार हो और मेहनती हो और सबकी फीलिंग्स को समझे, मतलब कुल मिला के एक बेहतर इंसान बने, ये मैं सोचती हूँ। और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे। स्कूल एक ऐसा मतलब मुझे लगता है कि स्कूल एक ऐसी संस्था है या ऐसा केंद्र है जहाँ पे हम छोटा बड़ा ये सब चीज़ का भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। तो स्कूल जो होता है इंसान को इंसान बनाना सिखाता है, मेरा अपना मानना है। और हम तो एज ए टीचर बच्चों के साथ यही व्यवहार करते हैं। मैं कभी भी जो है ना बच्चों का पिता की भूमिका में नहीं रह पाया। मतलब मैं थोड़ा सा अपने बच्चों को भी मतलब मैं और बच्चों जैसा ही देखता हूँ। वही भेजोगे। और आरती मैम तो कह रही हो उस साइड एजुकेशन को कई लोग ये मानते हैं कि स्कूल में मतलब स्कूल के संचालक, स्कूल चलाने वाले अध्यापक की बच्चे जो हैं कच्चा घड़ा है और हमने बच्चों को जो है मतलब तमाम तरीके के ज्ञानों को करके उसको एक आकार देना। हम इस रूप में नहीं मानते हैं। हमारी लर्निंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता अगर हम जो सीख रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों तक ना पहुंचा सके। तो हमारे स्कूल में का एक मुख्य उद्देश्य हमेशा से रहा है कि जो भी हमारी लर्निंग है, चाहे वो साइंस लर्निंग है या अदर फील्ड्स की लर्निंग है, उनको लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि अगर ये जो भी नॉलेज बच्चों ने गैदर करी है वो लोगों तक पहुंच पाएगी, तभी हम कलेक्टिवली आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर समाज की के बारे में कल्पना कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने एक गैदरिंग करी है, कम्युनिटी गैदरिंग, जिसमें हम प्लास्टिक को लेकर पहले हमने चर्चाएं करी, उन लोगों से उनके पर्सपेक्टिव जाने। अगर मुझे कहा जाए डिफाइन करिए एजुकेशन को, तो मैं तो कहूँगी कि एजुकेशन तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। सीखना सिखाना ही एजुकेशन है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसने सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो बच्चों में जो है अनड्यू प्रेशर्स हैं ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ऐसे डिसिप्लिन में रहो, ऐसे काम करो, ये ऐसा पढ़ो, ऐसा प्रेशर रहता है ना। तो बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम देना, और फ्रीडम इन द सेंस हर चीज़ को बच्चा एक्सपीरियंस करे, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना ज़्यादा वो बच्चा जो है चीज़ों को सीखेगा। रास्ते की बात करें, किसी समाधान की बात करें या कुछ इस दिशा की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें इसी पे काम करना चाहिए कि हमें एक एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहिए कि हम हर बच्चे के भीतर की जो प्रतिभा है या हर बच्चे के जो देखने का जो दृष्टिकोण है उसको हम समझ सकें कि यार वो क्या चीज़ देखना चाह रहा है या किस चीज़ में उसको मज़ा आ रहा है, और उसको हम हर तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करें स्कूल के भीतर। पिता तो शायद ही क्या ही हो पाया हूँगा, मैं अध्यापक ही रह गया। कहानी मुझे लगता है अगर सिलेबस में भी आप जाएंगे, कहानी हर सब्जेक्ट में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल साइंस में ही सब्जेक्ट में कहानी, विज्ञान में बहुत सारी कहानी है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं तो साइंस तो कहानियों से बनी हुई है ना। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में एजुकेशन का मतलब उसका संपूर्ण विकास है, और संपूर्ण विकास तो सिलेबस तो हो नहीं सकता ना, उसमें सब कुछ आएगा नहीं। बैलगाड़ी चालू। अब हमें कोशिश करनी है कि वो कहानियां को प्रेजेंट करना ना बच्चों को, ठीक है, जैसा आपने कहा, और वो एक ठीक बात है कि सोशल साइंस को लोग सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ रटने का एक जरिया है ना, क्योंकि इस तरीके से हमारे दिमाग में परोस भी दिया गया है। बचपन से ही बच्चे को जब आप ये बताओगे कि बेटा तूने तो सिर्फ साइंस और मैथ्स में ही कमाल करना है, और साइंस मैथ्स भी उनके लिए साइंस मैथ क्या है, वो सिलेबस बेस्ड मैथ है,
सिलेबस बेस्ड साइंस है, उससे ऊपर नहीं है। अगर वो साइंस और मैथ को जिस दिन आप कहानियों के साथ जोड़ोगे तो वो कहेंगे ये खराब कर दिया है। हमारे स्कूल में कई सालों से अलायंस फॉर साइंस से हमारे यहाँ आशुतोष जी हैं, जिन्होंने जब स्कूल इनिशियल स्टेज पे था तो उन्होंने हमारे स्कूल के साथ वर्कशॉप की थी साइंस की, और उन्हीं से थोड़ा सा हमें गाइडेंस भी मिला। और उस दौरान जो है हम रेगुलरली साइंस के कई तरह के मॉड्यूल्स, चाहे वो एयर के, वाटर, प्रेशर, फोर्स, साउंड्स के कई तरह के प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने बच्चों के साथ क्लास में करवाए। तो सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हमें मज़ा आए, हम रोज़ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हम लिखने पढ़ने के जो तरीके हैं उन तरीक़ों को कैसे रोचक बनाएं, इस रूप में मैं शिक्षा को देखता हूँ। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को समझाना ज़रूरी है कि भाई ये टीचिंग डजंट स्टार्ट, ये आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चों का विज़न जो है वो सिलेबस से नहीं शुरू होता है, वो नेचर से शुरू होता है, किताबों से शुरू होता है। किताब डज नॉट मीन द सिलेबस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी जो भी है, उससे नहीं शुरू होती है। किताब किताब होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट बने वो किताब उसको लाओ। तो सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हमें मज़ा आए, हम रोज़ नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तुम्हें लिखना पसंद है या पढ़ना? लिखना। हम लिखने पढ़ने के जो तरीके हैं उन तरीक़ों को कैसे रोचक बनाएं, इस रूप में मैं शिक्षा को देखता हूँ। कौन दिशा से आते हो, शाम कभी सूरज संग दिखते, कौन दिशा से जाते हो। और मुझे पढ़ना। अच्छा। चन्ना चन्ना मामा। सर, क्या आप हमें कल भी ऐसे ही सूरज चाचू के बारे में पढ़ाएंगे? चन्ना चन्ना